नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला से पहले आपसे मेरी मुलाकात का वक्त हो चुका है। राष्ट्रगर्व लेकर मैं हाजिर हूं। राष्ट्रगर्व सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि रोज की उठापटक और उतार चढ़ाव के बीच हमारे अपने देश पर गर्व करने की अनगिनत वजहों को आपके सामने लाने का एक प्रयास है। राष्ट्र पर गर्व से भर देने वाली वो कहानियां जो या तो आपको बताई नहीं गई या कहीं ना कहीं जानबूझकर आपसे छिपा ली गई, या ऐसा करने की पूरी कोशिश की गई। राष्ट्रगर्व में हम आपको ऐसी ही कहानियों से जोड़ते हैं, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत से की वो बातें आपको बताते हैं, उसकी वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे हर भारतवासी को अपने राष्ट्र पर और गर्व हो सके। आज के एपिसोड में अपने देश के उस रोग की, उस बीमारी की चर्चा करूंगा जिसके बारे में कुछ सालों पहले कहीं बात करने पर लोग कहते थे कि अरे ये खत्म होगा, असंभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती को स्वीकारा और आज डेडलाइन दी जा रही है बॉस। काउंटडाउन चल रहा है कि इतने दिन बचे हैं और देश की यह बीमारी खत्म हो जाएगी। आज इसी बीमारी को खत्म करने की जो शौर्य गाथा है, उस स्टोरी पर आपको कैसे राष्ट्र गर्व करना चाहिए ये दिखाऊंगा। आज से करीब 100 साल पहले 1927 में चीन के तानाशाह माओ से तुंग ने क्रांति के नाम पर अशांति का एक सूत्र दिया इस दुनिया को, और वो सूत्र था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती। इस सो कॉल्ड शैतानी फॉर्मूले को लेकर माओवादियों ने कई सालों तक मासूम लोगों का खून बहाया। हिंदुस्तान अछूता थोड़ी था। देश के भीतर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने धूर्तता से भरी इस झूठी क्रांति को नक्सलवाद, माओवाद के रूप में खूब चलाया। गरीबों के हक की आवाज के नाम पर इस सो कॉल्ड अर्बन नक्सलियों ने पूरा सपोर्ट दिया इसको। एक इकोसिस्टम जिसमें तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए वाला फॉर्मूला चलता। इसे लॉ एंड ऑर्डर से आगे सामाजिक समस्या के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। चलिए मान लेते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में यह सामाजिक समस्या हो सकती है, लेकिन क्या इसके नाम पर सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला देश हर दूसरे दिन अपने यहां धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, लूट खसोट, रंगदारी, ये सब झेलेगा क्या? यूपी में बनारस से आगे सोनभद्र से शुरू करिएगा तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में बाकायदा रेड कॉरिडोर बना लिया गया था। यह इस देश में नक्सलवाद का हाल था, और इस रेड कॉरिडोर की बातें ऐसे होती थी कि मानो वो क्या ही है। लेकिन आज रेड कॉरिडोर कहां चला गया, कोई चर्चा करने वाला नहीं। और देखते देखते जो समस्या देश को पिछले करीब 5 दशकों से कैंसर की तरह खा रही थी बॉस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासन वाले दशक में यही नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। इस देश में नक्सलवाद की एक लंबी, खौफनाक और दर्दनाक कहानी है, उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन पहले नक्सलवाद पर विजय की इस कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ आंकड़ों से। देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 थी, जो आज की डेट में 2025 में घटकर सिर्फ 11 रह गई थी, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 36 से घटकर महज 3 रह गई। अकेले साल 2025 में 317 नक्सलियों को मार गिराया गया, 800 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए और 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। यह क्रांति नहीं है तो क्या है बॉस? ऐसी क्रांति जिसके बारे में दशक भर पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लोगों ने मान लिया था भाई कि नक्सलियों का कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। कभी रेड कॉरिडोर का सपना देखने वाले नक्सली अब मुट्ठी भर बच के रह गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो नक्सली दशकों से सत्ता को चुनौती देते रहे, पिछली सारी सरकारों को लगता रहा कि ना इनसे नहीं निपट पाएंगे, उनका आज सफाया कैसे हो गया? क्यों पहले की सरकारें देश को घुन की तरह खाने वाली इन ताकतों से निपटने में नाकाम रहीं? और अब ऐसा क्या हो गया भाई? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसने लाल आतंक का संपूर्ण सफाया कर दिया? यकीन मानिए जब आप विस्तार से इसे जानेंगे कि देश के नेतृत्व ने और देश के सुरक्षा बलों ने कैसे इस लाइलाज बीमारी जाने वाले नक्सलवाद को खत्म करने की कगार पर खड़ा कर दिया है, तो आप भी गर्व करेंगे। देखिए, इस देश से नक्सलवाद समाप्त। पहले जंगल में गहरे फैल जाना, जवानों को खुली जगह तक खींचना, अचानक चारों तरफ से बारूदी हमला,
और फिर मिनटों में गायब हो जाना। दशकों से देश में नक्सली हमले का यही पैटर्न रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, और जब हिंदुस्तान ने ठान लिया कि देश को नक्सलवाद से संपूर्ण आजादी दिला देनी है, तो इसके लिए देश के सबसे बड़े नासूर बन चुके नक्सलियों का अंत बहुत जरूरी था। और फिर 18 नवंबर 2025 को वही हुआ। 18 नवंबर 2025 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात का किस्सा है, जब इलाके में नक्सल कमांडर के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। रात भर गोलियां गूंजती रही और जब बारूद बरसना बंद हुआ तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर माडवी हिडमा मारा जा चुका था। मुठभेड़ में हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे और राजक्का भी मारी गई। हिडमा नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का चीफ था। बटालियन 1 सबसे घातक माओवादी अटैक यूनिट मानी जाती है। माडवी हिडमा का मारा जाना नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक जीत थी। हिडमा न सिर्फ बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा है, वो जंगलों की लड़ाई में अब तक एक खूंखार शिकारी साबित होता आया था। कहा जाता है कि हिडमा जंगल की भौगोलिक संरचनाओं को रेत की तरह पढ़ लेता था। वो दंडकारण्य क्षेत्र में घने जंगलों में रहता था और उसे अबूझमाड़ और सुकमा बीजापुर के जंगल वाले इलाकों के चप्पे चप्पे की गहरी जानकारी थी। तकनीक और गुरिल्ला टैक्टिक्स में वो बहुत माहिर था और फुर्ती तो इतनी कि 5 से 7 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता मिनटों में तय कर लेता था। इस पूरे एपिसोड में कई सारे हमारे जवान लगे रहे, कई अधिकारी लगे रहे। इस वक्त हम KGH में मौजूद है, यानी कि कारागाटू हिल्स में मौजूद है। इसी इलाके के अंदर जो पूरा ऑपरेशन है उसको चलाया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और उस फॉरवर्ड ब्लॉक के जो CEO एक तरीके से हम कहें तो दीपक सर हमारे साथ है, दीपक उपाध्याय सर। सर, ये पूरा इलाका जो है, अगर हम इसके बारे में पहले समझें, कैसा ट्रेन है इसका, कैसा इलाका है और क्या क्या चुनौतियां हैं आप लोगों के लिए? बहुत ही दुर्गम इलाका है, पथरीला इलाका है और यह ऐसा इलाका है जो कि विभिन्न राज्यों के बीच का इलाका है और यहाँ पे सघन वन है। ऊपर जो है काफ़ी टफ टेरेन है, पथरीला है, गुफाएं हैं और इस प्रकार से ये, जैसा कि मैं बता सकता हूँ आपसे कि ये कोरेगुट्टू हिल जो एक श्रृंखला के रूप में है और 60 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है और इसकी चौड़ाई कई जगह 5 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की है। तो यह अपने आप में ही एक बहुत दुर्गम स्थल है। ओके, और ये क्या इसी के अंदर, जंगल के अंदर डेन वगैरह बना के रह रहे थे वो लोग? हाँ, जंगल के ऊपर डेन तो नहीं, मतलब नेचुरल वो ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ गुफाएं, कंदराएं और इस तरीके की चीज़ें हैं कि वो काफ़ी बढ़िया इनका हाइड आउट जो है बन सकता था और जो इन्होंने बनाया हुआ था वहाँ पे, जिसको हमने काफ़ी नष्ट किया और इनके बहुत सारी चीज़ें जो है हमने वहाँ से पकड़ी। बिल्कुल, तो देखिए ये दीपक जी थे जिनका साफ तौर पे कहना था किस तरीके का ये पूरा इलाका है और किस तरीके का ट्रेन है। और देखिए यहाँ पर कैसे जो एक तरीके से हम कहें तो सर्विलांस से वो रखा जाता है। सिर्फ 15 साल की उम्र में पीपुल्स वॉर ग्रुप से जुड़कर बंदूक थामने वाला हिडमा नक्सलियों के लिए कंप्यूटर के CPU की तरह काम करता था। यानी कि हिडमा ही नक्सलियों का ब्रेन था, उनका दिमाग था। इसीलिए हिडमा का मारा जाना माओवादियों के मनोबल पर सबसे बड़ी चोट थी। हिडमा ऐसा दुर्दांत नक्सली था जिसने एक समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस का समूल नाश कर दिया। लेकिन देश की सत्ता पर दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस नक्सलवाद का सफाया करने में नाकाम रही और उसकी वजह थी पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब निर्णय ही नहीं ले पाते थे ये लोग। असल में कांग्रेस और उसके गुट के बीच यह तय ही नहीं हो पा रहा था कि नक्सली एक गंभीर खतरा हैं या सिर्फ गरीबों और आदिवासियों के लिए बंदूक उठाकर लड़ने वाले गुमराह लोग। ऐसा नहीं है कि पहले नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होते थे, हुए भी, लेकिन वही बात, 2 कदम आगे बढ़े 4 कदम पीछे हट जाते थे। जैसे 2007 में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया। नक्सलियों के खिलाफ एक यूनिफाइड कमांड बनाया गया और सभी राज्यों को एकजुट किया गया। सभी राज्यों ने एकजुट होकर माओवादियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सभी राज्य आपस में सूचनाएं से शेयर करते थे। ग्रीन हंट को लेकर ही कमांडो बटालियन ऑफ रिजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा का गठन किया गया। कोबरा में CRPF के स्पेशल जवान थे जो नक्सलियों के गढ़ में घुसकर कार्रवाई करते थे। ग्रीन हंट के बाद ही माओवादी बैकफुट पर आना शुरू हुए।
लेकिन इसी सो कॉल्ड इकोसिस्टम ने इतना हावी हो गया ये इकोसिस्टम, जिसने सरकार को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर नक्सलियों का सफाया नहीं हो पाया, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं मजबूत इच्छा शक्ति और साहसिक फैसले लेने की कमी इसकी वजह मानी गई। सख्त और निर्णायक एक्शन की बजाय बातचीत के जरिए समस्या को हल करने पर ज्यादा जोर था। लेकिन 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली, तब देश में नक्सलवाद चरम पर था। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों की वजह से धीरे धीरे नक्सलियों का हर किला गिरता चला गया, ढहता चला गया। आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों और साहसिक फैसलों ने नक्सलियों के पतन की पटकथा लिखी, अब जरा यह हिस्सा देखिए। एक ऐसा मिशन जिसकी शुरुआत होती है साल 2014 से। नरेंद्र मोदी की सत्ता के आरंभ के साथ हिंदुस्तान में नक्सल आतंक के अंत की भी शुरुआत हो गई। मोदी सरकार ने सबसे पहले टारगेट और टाइम दोनों सेट किया। टारगेट देश को नक्सलवाद से संपूर्ण आजादी का, और डेडलाइन 31 मार्च 2026 की। कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। लाल आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही है, और ये कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम किया, और ये काम 3 स्तर पर हुआ। उनमें सबसे पहला था सुरक्षा बलों को पूरी छूट। सुरक्षा बलों के जबरदस्त अभियान का असर यह हुआ कि बीते 11 साल में कुल 85% नक्सली कैडर स्ट्रेंथ खत्म कर दिए गए। मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में श्रम और संसाधन दोनों झोंके। पहले जहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर्स थे, अब 12 हैं, जिनमें 6 बीएसएफ के और 6 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हर टाइम उपलब्ध होते हैं। दूसरा ये तय किया गया कि रेड जोन में खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जिसमें नक्सलियों के एक्शन से पहले ही उनकी लोकेशन का पता करके उन्हें मात देने में कामयाबी मिली। और इस लड़ाई का तीसरा मोर्चा रहा विकास का। मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास योजनाओं का 100% इंप्लीमेंटेशन इंश्योर किया। इसे बस एक उदाहरण से हम आपको बताते हैं। साल 2004 से 2014 के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में सिर्फ 2900 किलोमीटर सड़कें बनी, लेकिन 2014 से 2024 के बीच 14400 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। इन इलाकों में 6000 मोबाइल टावर्स लगाए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया। एक साथ 3 मोर्चे पर शुरू हुई इस लड़ाई का असर यह हुआ कि नक्सली अपने ही इलाके में कमजोर पड़ते चले गए, और आम लोगों के सामने जब तरक्की की राह खुली तो उन्होंने नक्सलियों की साजिश के खिलाफ सरकार और सिस्टम का मजबूती से साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे करके नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे। उनके सामने 2 रास्ते बचे, या तो मारे जाएं या सरेंडर कर दें। जाहिर है बचे खुशे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता ही बेहतर समझा। आप सोचिए, कहानी गर्व से भरने वाली नहीं है क्या? बॉर्डर पर हमारे सैनिक क्या शौर्य दिखाते हैं ये हम सब जानते हैं और देख चुके हैं। लेकिन घर के अंदर सुरक्षा देने वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो फोर्सेस हैं, वो कैसे इस नक्सलवाद को मिटा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने कैसे कहा कि नहीं, हटाना है तो हटाना है, मिटाना है तो मिटाना है, वो हो रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने कैसे मिशन मोड पर काम किया, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि 2013 से पहले देश के कई राज्य लाल आतंक से परेशान थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक के कई जिले नक्सलवाद की जद में थे। लेकिन सिर्फ 10 साल में कई राज्य नक्सल मुक्त हो चुके। यह आसान था क्या? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कितना मुश्किल था, और क्यों दशकों तक नक्सलवाद का संपूर्ण सफाया नहीं हो पाया? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में टाइम्स नाउ भारत संवाददाता अभिषेक राज की यह रिपोर्ट देखिए, आपको सब समझ में आएगा।
मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना है, ये संकल्प लिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हम मौजूद हैं। बीजापुर के एक फॉरवर्ड जो ब्लॉक पोस्ट है, वहां से देखिए ऑपरेशन के लिए जो हमारे जवान हैं वो आपको अभी निकलते हुए नजर आएंगे। सीआरपीएफ के ये कमांडोज हैं जो ऑपरेशन जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशंस पूरा चल रहा है उसको ये लोग सुपरवाइज कर रहे हैं, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नक्सल के साथ दिक्कत ये है कि वो कहाँ छिपते हैं, कैसे छिपते हैं और कैसे वो एक तरीके से हम कहें तो हमारे जवानों को टारगेट बनाते हैं, इसका कोई अता पता नहीं होता। और नक्सलियों को सिर्फ खत्म नहीं किया गया, उनका जो इकोसिस्टम था ना भाई, जो सोशल मीडिया पे माहौल बना देता था एक कदम आगे बढ़ाइए तो कि बाप रे बाप अत्याचार हो रहा है, उन अर्बन नक्सलों पर भी एक्शन हुआ, तब जाकर ये सब हो पा रहा है भाई। चौतरफा हमला हुआ पूरे इकोसिस्टम से लेकर इस नक्सली समस्या पर। सुरक्षा बलों के इसी हौसले से नक्सलियों का खात्मा होता रहा। नक्सलियों के खात्मे की यही क्रांति देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा बदलाव ला चुकी है। और इस बदलाव को असल में तभी समझ पाएंगे जब आप वक्त की किताब के पन्नों को थोड़ा पीछे की तरफ पलटेंगे। आपको एक बार फिर उन लाल पन्नों को पढ़ना होगा जिनमें लाल आतंकी, मौत की, दहशत की सैकड़ों खौफनाक कहानियां दर्ज हैं। साल 2010 में 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों ने सीआरपीएफ के 75 जवानों को एक साथ मार डाला था। जब तस्वीरें देश के सामने आई थी तो हर किसी की रूह कांप गई थी और इकोसिस्टम जश्न मना रहा था कि भाई मार दिया। 17 मई 2010 को दंतेवाड़ा में ही एक बस को माओवादियों ने उड़ा दिया। 40 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ साथ आम लोग भी शामिल थे। 25 मई 2013 की तारीख को कौन भूल सकता है, जब छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की दरबा घाटी में नक्सलियों ने हमला करके कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की पूरी लीडरशिप को ही एक तरीके से खत्म कर दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के साथ कुल 29 लोगों की हत्या की गई। और यह तो चंद घटनाओं के बारे में आपको बता रहा हूं। रेड टेरर की इतनी खौफनाक कहानियां हैं कि एक एक करके बताने में पूरा दिन निकल सकता है। नक्सल त्रासदी की पूरी पिक्चर समझनी है तो आप बस इतना जान लीजिए कि नक्सलियों से लड़ते हुए देश के 4000 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। 5500 से ज्यादा आम लोग भी नक्सली हिंसा में मारे गए। लेकिन अब नक्सलियों के थर्राने की बारी थी, क्योंकि कांग्रेस जिससे कन्नी काटती रही वो संकल्प नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश को बता कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे को एक चुनौती की तरह लिया। यही वजह थी कि पहली बार देश की सत्ता पर विराजमान होने के साथ ही देश को माओवाद से आजादी दिलाने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। नक्सल इलाकों में विकास के साथ ही नक्सलियों के बचने का हर रास्ता बंद कर दिया गया, और जिसका नतीजा सामने है। भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। यानी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान को ही बोलकर नहीं ठोका, बल्कि नक्सलियों का भी सफाया बोलकर किया, डंके की चोट पर किया। पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रैली कर रहे थे, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि दशकों से कांग्रेस की नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में नक्सलवाद को प्रोत्साहन मिला। विकास में पिछड़े हर क्षेत्र में नक्सलवाद पनपा, लेकिन 60 सालों तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने किया क्या? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। लेकिन मोदी सरकार ने इस कथित आंदोलन के पीछे के दिमाग और जमीन पर प्रचंड प्रहार किया, और उसी का नतीजा है कि आंदोलन के नाम पर दशकों तक देश को सुलगाने वाले लाल आतंक का अंत करीब है। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि यह कहानी गर्व से भरने वाली है कि 10 साल में 60 साल की समस्या को खत्म करने पर आ गया है ये देश। आपसे 8:50 पर पाठशाला में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल राष्ट्रवाद में दीजिए इजाजत। कल फिर एक राष्ट्र को गर्व से भर देने वाली कहानी के साथ लौटेंगे।